नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े ही करंट इशू और दोनों साइड ही दोस्त है। फिलिस्तीन के साथ भी हमारी दोस्ती है और इजराइल के साथ तो बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, जो कि हमें 1992 के बाद देखने को मिल रही है। तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसको लेके आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का। तो इजराइल और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम को देखने से पहले हमें इसके रूट को देखना पड़ेगा कि ये फिलिस्तीन और इजराइल डिस्प्यूट है क्या। आखिर इजराइल नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, तो इजराइल एकदम से अचानक से कहां से आ गया। और जब हम वर्ल्ड के सबसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर की बात करते हैं, यानी कि जो सबसे विवादग्रस्त बॉर्डर है, उसकी जब हम बात करेंगे तो हमें पहला बॉर्डर इजराइल और फिलिस्तीन का दिखाई देगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। और उसके बाद कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर रहता है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो दो कंट्री, एक का नेम फिलिस्तीन और दूसरे का नेम इजराइल, जो कि डिस्प्यूटेड है। और वहां पे ही लंबे समय से एक प्रॉब्लम चली आ रही है यहूदियों और अरबों के बीच। अरबों यानी कि आप ये समझ सकते हो मुसलमानों के बीच में। तो ये प्रॉब्लम है क्या। अभी देखो अक्टूबर में, जब अक्टूबर 2023 स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होते ही हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के कुछ शहरों के ऊपर, उनकी कैपिटल तेल अवीव के ऊपर। तो इसमें इजराइल के बहुत से लोग मारे गए। लेकिन इजराइल की एक पॉलिसी है कि अगर उसका एक व्यक्ति मारा गया तो वो बदले में 10 जाने लेगा। और दूसरा, जब इंटरनेशनल घटनाक्रम को हम देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देख रहे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक साइड रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरी साइड एक फ्रंट और ओपन हो गया, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन का फ्रंट ओपन हो गया। तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं हमें यानी कि इंडिया को भी इफेक्ट में डालेंगे, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का असली वजह है क्या। और जब हम असली वजह पे जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है 1897, यानी कि 19th सेंचुरी। उस समय इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, यानी कि हम भी अंग्रेजों की गुलामी में थे। और यह घटना उसी समय स्टार्ट होती है 1897 के करीब। 1897 में इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं थी। और जो अभी इजराइल है, प्रेजेंट में जो इजराइल है, नॉर्थ में लेबनान, पूर्व में यानी कि ईस्ट में सीरिया, जॉर्डन और साउथ में मिस्र। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भूमध्य सागर। तो इजराइल की लोकेशन जो अभी की है वो चारों साइड से ये अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। बट चार साइड से दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी ये अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। छोटा सा देश है। तो हम बात कर रहे थे कि इजराइल आया कहां से। जब हम 1897 की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो ये जो एरिया था, यहां पे अरबों की या फिर मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। और अरबों की जो संख्या थी, मुसलमानों की जो संख्या थी, उन्होंने यहूदियों को टॉर्चर करना या यहूदियों को वहां से खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब यहूदियों को खदेड़ना स्टार्ट किया तो यहूदियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट किया। ये एक मूवमेंट चलाया जिसको हम पीसफुल मूवमेंट भी कह सकते हैं, जिसका नेम था जायोनी आंदोलन। और जब ये जायोनी मूवमेंट चल रहा था तो ये मूवमेंट लंबे समय तक चला और यहूदियों ने इस मूवमेंट के तहत 1916 आते आते, 1916 आते आते कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया प्रॉपर, यानी कि वहां से अरबों को या फलिस्तीनियों को खदेड़ दिया। और जब अरबों और फिलिस्तीनियों को खदेड़ा जा रहा था तो इस काम में इनका सहयोग यानी कि यहूदियों का सहयोग, हेल्प कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस। और टाइम आता है 1916 का, जिस समय वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन के एक विदेश सचिव थे
जेम्स बाल्फोर ने एक प्लान तैयार किया, और जेम्स बाल्फोर ने जो प्लान तैयार किया उसको बोला गया सिकोक्स या साइक्स पिकोट। और ये जो साइक्स पिकोट प्रोग्राम तैयार किया गया, इसके तहत यह बोला गया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा और फलस्तीन के हिस्सों पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो यहां पे एक यहूदी नेशन का, यानी कि यहूदी नेशन यानी कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाएगा जो यहूदियों के लिए होगा। और यहीं से समझ लो इजराइल की नींव पड़ी। जेम्स बार्लो जो थे, उन्होंने इसकी क्या डाल दी, नींव डाल दी। उन्होंने कहा हम एक ऐसा नेशन तैयार करेंगे या ऐसी जगह तैयार करेंगे जहां पे यहूदी लोग निवास कर सकते। अब समय थोड़ा करवट लेता है और 1930 आता, 1930। और जब 1930 आया तो जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन आ गया और नाजी पार्टी के चांसलर बने एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से मारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जर्मनी से खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। उनको खदेड़ा जा रहा है तो वो यहूदी जो इजराइल और फलस्तीन का एरिया था वहां पे आके बसने लगे। और जब यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो अरबों ने इसका विरोध किया, और विरोध किया तो 1930 में 1930 में इनके संघर्ष दोनों के आपस में स्टार्ट हो गए, यानी कि यहूदी और अरबों के संघर्ष स्टार्ट हो गए। तो जब संघर्ष स्टार्ट हुआ तो इजराइल अपने आप को सैन्य दृष्टि से, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, या फिर हम कह सकते हैं कि हर टाइप से अपने आप को इतना सक्षम कर लेता है कि जो अरब उसके आहार बाहर से साइड से लगे हुए थे, यानी कि चारों साइड से जो अरब कंट्री है, जो उसके दुश्मन थे, एनिमी नेशन थे, वो मिलके भी इजराइल का कुछ नहीं कर सकते थे। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इजराइल और अरबों की प्रॉब्लम ये चलती रही। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो यूनाइटेड नेशन बना, यूएन बना, और यूनाइटेड नेशन में ब्रिटेन ये मामला लेके चला गया, क्योंकि जो फलस्तीन का एरिया था वहां पे ब्रिटेन की सेनाएं लगी हुई थी, और ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं हटाने से पहले उसका कंट्रोल दिया इजराइल के यहूदी लोगों को। अब ब्रिटेन जब इस मामले को यूएन में लेके गया तो यूएन ने इस मामले को देखा, और इस मामले के अकॉर्डिंग यूएन ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यहूदियों को वहां से हटाना पॉसिबल नहीं है और अरबों को हटाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, फलस्तीन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, और जो कैपिटल यरूशलेम थी उसके भी दो हिस्से कर दिए गए, एक ईस्टर्न यरूशलेम यानी कि पूर्वी यरूशलेम और एक पश्चिमी यरूशलेम। पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल के कंट्रोल में दे दिया गया और पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के कंट्रोल में चली गई। जब ये दो हिस्से टू नेशन थ्योरी आई तो इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल ने कहा ठीक है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहूदियों के खिलाफ जो अरब नेशन थे, यानी कि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, ईरान, इन कुछ कंट्रियों ने मिलके, यानी कि करीब करीब 4 कंट्रियों ने मिलके, बाकी अरब नेशन भी उनका सपोर्ट कर रहे थे, इन 4 कंट्रियों ने मिलके 1948 में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और जब 1948 में अटैक किया गया, 1949 में युद्ध समाप्त हुआ, और जब यह अटैक खत्म हुआ तो इजराइल इस युद्ध में इन चारों कंट्रियों को हरा देता है। और जब चारों कंट्रियों को हरा दिया तो इजराइल ने अपने आप को यहूदी नेशन भी घोषित कर दिया। अब भाई यहूदी नेशन घोषित हो गया तो इसका मतलब इजराइल का जो मेन धर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहूदी रहेगा। लेकिन बच्चों जो इजराइल में लोग थे, यानी कि और जो अरब लोग निवास कर रहे थे वो मुस्लिम थे। अब डिस्प्यूट यही खत्म नहीं हुआ, डिस्प्यूट तो अभी और ज्यादा स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि एक तीनों
जो धर्म है ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इनकी एक बड़ी फेमस जगह है जिसका नेम है अल अक्सा मस्जिद, जो तीनों ही धर्म अपनी अपनी प्रमुख मानते हैं। और वो है कहां पे? पूर्वी यरूशलेम, वहां पे ये मस्जिद रहती है। जब इजराइल इनमें जीत गया, युद्ध में जीत गया, जब इजराइल सैन्य दृष्टि से और टेक्निकल दृष्टि से मजबूत बनता जा रहा था, तो इसी समय जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, यानी कि टाइम फिर बदलता है और टाइम आता है 1967 का। तो ये तीनों नेशन मिलकर इजराइल के खिलाफ फिर से युद्ध कर देते, जिसको 6 दिवसीय युद्ध भी बोला जाता है, यानी कि 6 डे वॉर। और बच्चों, जब ये लड़ाई हुई तब तक इजराइल डिफेंस के मामले में टॉप नेशन में से आता था। तो इजराइल ने तीनों देशों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, और हरा दिया तो जो इजराइल पहले बहुत छोटा छोटा सा था, जब आप मैप में देखोगे तो कहीं कहीं पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इजराइल, अब उस इजराइल ने जो मिस्र नाम की कंट्री थी उससे पूरा का पूरा गाजा पट्टी छीन लिया। जो गाजा पट्टी पहले मिस्र के कंट्रोल में था, और सिनाई प्रायद्वीप, ये 2 बड़े हिस्से थे जो इजराइल ने मिस्र से कंट्रोल में ले लिए। भाई, इजराइल के खिलाफ जॉर्डन भी इनके साथ था, और मैंने बताया जॉर्डन की कैपिटल है पूर्वी यरूशलेम। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसका नेम सीरिया था, उसका गोलन हाइट इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। और बच्चों, सीरिया का एक इलाका और था जिसका नेम था वेस्ट बैंक, वो भी कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जहां से अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इजराइल के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो सीरिया से लिया गया, और गाजा पट्टी जो है वो मिस्र से लिया गया। अब जब ये कंट्रोल में आ गया इजराइल के, तो इजराइल ने पूरे के पूरे यरूशलेम को अपनी कैपिटल बना दिया, यानी कि मेरी कैपिटल क्या बनेगी? यरूशलेम। लेकिन अभी देखो, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग ये मानते हैं कि हमारी कैपिटल क्या रहेगी? यरूशलेम रहेगी। 1979 समय फिर करवट लेता है, और 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच में समझौता होता है। और जब इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई, तो इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप वापिस मिस्र को कर दिया, और अरब देशों में मिस्र पहली कंट्री बन गया जिसने इजराइल को मान्यता दे दी। देखो, अभी तक मिस्र इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप वापस मिलने के बाद मिस्र ने कहा कि हम इजराइल को मानते हैं कि इजराइल जैसा नेशन है कोई, और इजराइल को मान्यता दे दी, और बदले में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी भी गाजा पट्टी जो मिस्र की थी वो किसके कंट्रोल में है? इजराइल के कंट्रोल में है। जब यह समझौता हुआ और इजराइल को मिस्र के द्वारा मान्यता दी गई, तो फलस्तीन के लोगों को लगा कि भाई अब मिस्र ने इसको मान्यता दे दी, तो कल को जॉर्डन, सीरिया भी इसको मान्यता दे देंगे, लेबनान भी इसको मान्यता दे देंगे, और धीरे धीरे सारे के सारे अरब नेशन इसको मान्यता दे देंगे। तो बच्चों, 1982 के करीब उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नेम था हमास। अब हमास क्या है, यहीं से आप समझ सकते हो कि जो इजराइल के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो इंडिया से पहले हो गई। देखो, इंडिया में जिसको प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध बोलते हैं हम, 1988 में पाकिस्तान के द्वारा स्टार्ट होगा, लेकिन इजराइल इनसे पहले ही लड़ रहा है। अब 1982 में जब हमास बना, तो हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, और सुन्नी इस्लामिक संगठन का मतलब यह था कि उसने कहा कि मैं 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब भाई, 2 नेशन थ्योरी कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मिस्र एक्सेप्ट कर रहा है कि इजराइल नाम की कंट्री भी है और फलस्तीन भी है, लेकिन हमास ने कहा यह तो गलत है, 2 नेशन है ही नहीं, इजराइल नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती ही नहीं यहां पे। और बच्चों, हमास ने इजराइल के खिलाफ
आतंकवादी गतिविधियां करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इजराइल के लोगों को जो गाजा पट्टी में या फिर जो वेस्ट बैंक में या यरूशलेम में जो इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा थी, इन लोगों ने यहूदियों को मारना स्टार्ट कर दिया। अब जब यहूदियों को मारा जा रहा है तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। इजराइल की पॉलिसी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल का अगर एक आदमी मारा जाता है तो बदले में इजराइल कितने मारता है? 10 लोगों को मारता है। हमास ने जब आतंकवादी गतिविधियां करना स्टार्ट किया तो हमास ने कहा कि मैं ओस्लो एग्रीमेंट को नहीं मानता। ओस्लो पीस एग्रीमेंट बच्चों, अमेरिका और रशिया के सहयोग से फलिस्तीन और फलिस्तीन के अगेंस्ट जो इजराइल था, दोनों के बीच में हुआ। और ये जो ट्रीटी साइन हो रही है, ये ट्रीटी साइन करने वाला एक संगठन और था जिसका नेम था फतह ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत बार हमारे माइंड में बात आती है कि फतह ऑर्गेनाइजेशन कहां की है। तो बच्चों मैंने बताया था सीरिया से एक इलाका इजराइल ने लिया था 1967 की वॉर में, जिसको बोला गया वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम। तो जो वेस्ट बैंक का इलाका था उसको कंट्रोल किया फतह ने। यानी कि फतह नाम का संगठन वेस्ट बैंक के इलाके में काम कर रहा था। और इस फतह नाम के संगठन की खास बात क्या थी कि ये जो फतह नाम का संगठन है, ये ओस्लो पीस एग्रीमेंट की जो टू नेशन थ्योरी है उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि ये हमास के अगेंस्ट है। हमास क्या बोल रहा है कि इजराइल नाम की कंट्री नहीं है, लेकिन फतह संगठन जो कि अरबों का ही है, वो संगठन ये बोल रहा है कि टू नेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड फलिस्तीन हो जाए, एक साइड इजराइल हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यरूशलेम के दो पार्ट कर दिए जाए, एक पूर्वी यरूशलेम, एक पश्चिमी यरूशलेम। पश्चिमी यरूशलेम इजराइल के कंट्रोल में आ जाए और पूर्वी यरूशलेम फलिस्तीन की कैपिटल बन जाए। तो फतह संगठन जो था वो शांति प्रिय काम कर रहा था, लेकिन हमास ने फतह संगठन की बात मानने से इनकार कर दिया और हमास ने कहा कि हम संघर्ष को जारी रखेंगे। और उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां करनी स्टार्ट कर दी इजराइल के खिलाफ। तो ये आतंकवादी गतिविधियां दो फेज में चलती है। पहला फेज इसका चला 1987 से लेकर 1987 से 1993 तक, और सेकंड फेज जो इसका चलेगा वो चलेगा 2000 से 2005 तक, यानी कि 2000 से लेकर 2005 तक। 1993 तक जो ये फेज चलता है बच्चों, इसमें फलिस्तीन लोग क्या करते हैं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जो यहूदी बसे हुए थे उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं और वहां से खदेड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इजरायली फोर्सेस को काम करना पड़ा। और इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी का पूरा कंट्रोल, जो थोड़ा बहुत पहले फतह के पास था, फतह संगठन के पास और हमास के पास, वो भी छीन लिया और वेस्ट बैंक का पूरा कंट्रोल खुद के पास ले लिया। अब बच्चों हुआ क्या, जब यह संघर्ष चल रहा था तो 1993 में एक ओस्लो पीस एग्रीमेंट हुआ। ओस्लो पीस एग्रीमेंट क्या था, रशिया और अमेरिका दोनों करवा रहे इजराइल और फलिस्तीन के बीच में। और इसके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि पूर्वी यरूशलेम जो रहेगा वो मैंने आपको बताया कि वो जो फलिस्तीन की कैपिटल, और पश्चिमी यरूशलेम इजराइल की कैपिटल। और गाजा पट्टी में से कुछ स्थानों के ऊपर कंट्रोल जो रहेगा फलिस्तीन का रहेगा और बाकी जो रहेगा वो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। और वेस्ट बैंक को भी दो पार्टों में बांट दिया गया, जहां पे मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो फलिस्तीन के कंट्रोल में, और जहां यहूदियों की पॉपुलेशन ज्यादा है वो इजराइल के कंट्रोल में। जब ये 1993 में ये एग्रीमेंट हुआ तो इस एग्रीमेंट को फतह संगठन ने मान लिया और इजराइल ने इस एग्रीमेंट को मान लिया। लेकिन बच्चों हमास ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और हमास ने फिर से इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को स्टार्ट कर दिया और 2000 में फिर से विद्रोह कर दिया। यानी कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होगी कंप्लीट 2000, तो उसमें फिर से इनके खिलाफ विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। और ये रिवोल्ट चला 2000 से लेकर 2005 तक, क्योंकि हमास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमास टू नेशन सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता।
वो सिर्फ फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करता है, इजराइल को वो नहीं मानता। अब जब 2000 में ये संघर्ष स्टार्ट हुआ तो यहूदियों को फिर से मारना स्टार्ट कर दिया वहां के मुसलमानों ने वेस्ट बैंक में। और जब वेस्ट बैंक में मारना स्टार्ट किया तो इजराइल की फोर्स ने यहूदियों और फलिस्तीनियों के बीच में एक बॉर्डर बनाना चाहा, जिसको बोला गया वेस्ट बैंक बैरियर, यानी कि एक टेम्परेरी बॉर्डर बना दिया जाए जिससे ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। और जब ये बॉर्डर बनाया जा रहा था तो हमास ने इसका विरोध किया। और आपको ध्यान रखना, ये वही बॉर्डर है जिस बॉर्डर से अभी रॉकेट दाग रहा है कौन? हमास। जो अभी 2 दिन पहले की घटना है कि हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के ऊपर। यानी कि जो वेस्ट बैंक बैरियर बन रहा है वो दोनों के बीच में बैरियर बना दिया गया सेना के द्वारा। और 2005 में ये विद्रोह फिर से शांत हो गया क्योंकि सेना वहां पे लग गई और जैसे ये फलिस्तीन के लोग विद्रोह करने आते तो वो गोलीबारी करके उनको पीछे धकेल देते, हटा देते। अब 2005 के बाद छुटपुट घटनाएं हमास के द्वारा रेगुलर होती रही, टेररिस्ट अटैक होते रहे। और एक बड़ी घटना हुई 2021 में, 2021 में। 2021 में घटना क्या हुई कि कुछ इजरायली सैनिकों ने, इजरायली फोर्स के जो जवान थे, उन्होंने एक पैलेस है बच्चों, अल अक्सा मस्जिद, जिसकी हम अभी बात करेंगे, अल अक्सा मस्जिद की। अल अक्सा मस्जिद से जो फलिस्तीनी आ रहे थे अल अक्सा मस्जिद में, उनको वहां से हटा दिया। और जब वहां से हटाया तो वहां पे दंगे भड़क गए। दंगे भड़क गए, जब दंगे भड़क गए तो हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर फिर से अटैक कर दिया। और जब गाजा पट्टी से अटैक किया गया तो इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको बोला जाता है आयरन डोम। और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास के जो रॉकेट अटैक हुए उन सबको विफल कर दिया। अब समस्या यह आती है कि ये अल अक्सा मस्जिद के अंदर इजरायली सैनिक गए ही क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये 3 धर्मों का डिस्प्यूट है। 3 धर्मों में ईसाई भी रहेगा, यहूदी रहेगा और इस्लाम रहेगा। तो सबसे पहले हम इजराइल का पक्ष लेते हैं कि इजराइल इसको लेके क्या बात बोलता है। इजराइलों की एक पवित्र बुक है, होली बुक जिसको हम बोलते हैं, हिब्रू बाइबल। हिब्रू बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि डेविड नाम के राजा थे जिन्होंने इजराइल साम्राज्य की राजधानी प्राचीन इतिहास में यरूशलेम को बनाया। दूसरा, इनकी जो पश्चिमी दीवार है जहां पे ये शोक मनाते हैं वो भी पूर्वी यरूशलेम में है। और मैंने बताया पूर्वी यरूशलेम किसकी कैपिटल? फलिस्तीन की। और ये अल अक्सा मस्जिद भी वहां पे, उस जगह का नेम अल हराम। तो इसके अकॉर्डिंग यहूदी क्या बोलते हैं कि भाई ये डेविड साम्राज्य यानी कि जो प्राचीन इजराइल साम्राज्य था उसकी कैपिटल थी और हमारे राजा डेविड ने इसको बनाया था। तो बेटा ये यहूदी धर्म से जुड़ी हुई तो ये यहूदी धर्म से रिलेटेड हुई। दूसरा, हम देखते हैं कि ये ईसाई धर्म से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो ईसाई धर्म से जुड़ने के पीछे रीजन दिया जाता है कि ईसाइयों के जो गुरु ईसा मसीह थे उनको सूली पे इसी मस्जिद के पास में चढ़ाया गया। दूसरा, यहां पे एक पवित्र चर्च भी है। और तीसरा, यहां पे एक कब्र भी है जो ईसाइयों की प्रमुख है। तो ईसाई धर्म भी इसके ऊपर अपना दावा करता है। तीसरा दावा इसके ऊपर इस्लाम धर्म का रहता है। इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद अगर कोई जगह सबसे पवित्र मानी जाती है, जो मस्जिद है सबसे पवित्र मानी जाती है, वो है अल अक्सा मस्जिद। दूसरा, डोम ऑफ द रॉक और डोम ऑफ द चेन जो इस्लाम में पवित्र माने जाते हैं वो भी पूर्वी यरूशलेम में है। तो इस्लाम भी पूर्वी यरूशलेम को अपना जन्म स्थल कह दो या पवित्र स्थान कह दो वो मानता है।
यहूदी भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं और ईसाई भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं। अब ईसाई मानते हैं तो बेटा वेस्ट कंट्रियां जो है, जिस प्रकार फ्रांस या क्रिश्चियनिटी को जो बिलोंग करने वाले देश है, या अमेरिका हो गया, ये सारे के सारे देश इजराइल का पक्ष लेते। मोस्टली वेस्ट कंट्री के देश ये कहते हैं कि ये जगह इजराइल के कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन जितने अरब देश हैं वो ये बोलते हैं ये जगह इस्लाम के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये इनके बीच में डिस्प्यूट का बड़ा इशू है। अभी हम करंट की घटना देखते हैं। देखो, हमने दो संगठन देखे यहां पे, एक हमास और दूसरा फतेह। तो अक्टूबर 2023 में हमास ने फिर से अपने कुछ आतंकवादी पैराशूट के द्वारा इजराइल में उतार दिए और जिन्होंने इजराइल के लोगों को बंदी बना लिया और वहां पे 300 प्लस इजरायली नागरिकों को मार दिया। और जब इतने बड़े लेवल पे इजराइल नागरिकों को मारा गया तो इजराइल ने भी पलट के गाजा पट्टी के ऊपर हमला बोल दिया, जहां पे हमास संगठन काम कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या खुल गया, वॉर फ्रंट ओपन हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक वॉर फ्रंट तो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है और दूसरा वॉर फ्रंट किसका ओपन हो गया, अरब देशों का, यानी कि फलस्तीन का और इजराइल का ओपन हो गया। अब जब ये लड़ाई ओपन हुई तो बच्चों इसका भारत के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट जा रहा है, तो समस्या ये खड़ी होती है कि इजराइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। 1992 के बाद 1992 से पहले इजराइल के साथ हमारे कोई संबंध नहीं थे, लेकिन अब जो भारत की फूड सिक्योरिटी है, जिस प्रकार भारत में बड़े लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें राजस्थान जैसे एरिया को भी एग्रीकल्चर के मामले में डेवलप करना पड़ेगा। और इजराइल एक ऐसा नेशन है जिसने समुद्र के जल से भी खेती करना चालू कर दिया, यानी कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो खारे पानी से भी अच्छी फसल का उत्पादन कर रहा है। दूसरा, इजराइल का ड्रिप सिस्टम जो राजस्थान में खेती के लिए, यानी कि कम पानी में अधिक फसलों का उत्पादन करने में सक्षम है, वो आज हम इंडिया में यूज कर रहे हैं। तीसरा, अगर देखा जाए तो इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, अब देखो मैंने बताया दूसरा सेकंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो हमारा आता है, कश्मीर वाला बॉर्डर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, तो आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच हमें भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बार बार छद्म युद्ध हमारे ऊपर करता रहता है, प्रॉक्सी वॉर जिसको हम बोलते हैं। तो इजराइल से हम बड़े लेवल पे सैन्य सज्जो सामान खरीदते हैं, यानी कि सैनिकों की बड़ी सामग्री हम इजराइल से लेते हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा आगे है, तो इजराइल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे संबंध फलस्तीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब फलस्तीन के साथ संबंध हमारे 1948 से ही है। भारत अरब देशों को छोड़ के पहला ऐसा देश था जिसने फलस्तीन को मान्यता दी, यानी कि फलस्तीन को, इजराइल को हमने इग्नोर करके मान्यता दी, वो पहले देश हम ही है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये मान्यता नहीं दे रहे, लेकिन हमने मान्यता दे दी। तो बच्चों, भारत के फलस्तीन के साथ भी संबंध है। दूसरा, भारत के अरब देशों के साथ संबंध अच्छे हैं और अरब देश फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिससे हमारे पेट्रोलियम कंट्रीज जो है, ओआईसी जिसको हम बोलते हैं, ऑयल इंपोर्ट कंट्री, एक्सपोर्ट कंट्री, अब वो सारी की सारी अरब नेशन है और अरब नेशन फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट भारत के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए अपील करनी चाहिए, जो कि भारत कर रहा है। और इसकी वजह से जब ये अटैक, लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई की वजह से समस्या क्या होती है कि एक दूसरी जगह से लोग विस्थापित होते हैं। जैसे अभी गाजा पट्टी पे अटैक कर रहा है इजराइल, तो वहां से लोग इधर उधर भागेंगे जान बचाने के लिए। अब जान बचाने के लिए भागेंगे ये, तो कहीं पे ये शरणार्थी बन के रहेंगे, और जब शरणार्थी बन के रहेंगे तो कोई भी देश इनको सिटीजनशिप नहीं देगा, और फिर ये किस ओर मूव करते हैं। ऐसे लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना बहुत आसान होता है। तो इससे क्या बढ़ावा मिलता है, क्राइम को बढ़ावा मिलता है, और भारत पहले ही आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड के लिए खतरनाक है, तो शांति स्थापित होना भी जरूरी है। तो भारत तो अब यही अपील कर रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में क्या होना चाहिए, शांति प्रिय मसले को हल किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल ने अब अपना युद्ध का घोषणा कर दिया, यानी कि इजराइल ने बोल दिया कि अब मैं क्या करूंगा, युद्ध ही करूंगा, और जिन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर अटैक किया है
उनको करारा जवाब दिया जाएगा, यानी कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अब इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इजराइल रुकने वाला नहीं। इजराइल का अगर इतिहास हम देखें तो बड़ा उत्पीड़न रहा है इजराइल का। पहले हिटलर ने उत्पीड़न किया, या फिर लंबे समय यहूदियों को गैस चैम्बर में भर भर के मार दिया नाजी लोगों ने। और जब इजराइल अटैक कर रहा है तो बड़े लोग विस्थापित भी होंगे। अब अगर इस संघर्ष के परिणाम देखें हम, तो हमारे सामने परिणाम निकल के आएंगे कि एक तो बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे देशों में शरणार्थी बनेंगे, दूसरा आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और पश्चिमी एशिया की राजनीति अस्थिर हो जाएगी। और जब अस्थिर हो जाएगी तो समस्या यह होगी कि अलग अलग कंट्रियों में गुटबाजी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कोई कंट्री किसी की सपोर्ट करेगी, कोई कंट्री इजराइल की करेगी, तो कोई फलस्तीन की करेगी। और गुटबाजी जब होगी तो अदर कंट्रियों के बीच में जो रिलेशन संबंध बने होते हैं वो भी खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट भी आएगा वर्ल्ड के ऊपर। पहले ही हम यूक्रेन और रशिया युद्ध की कीमत चुका रहे हैं महंगाई की वजह से, तो अब ये दूसरा फ्रंट और ओपन हो गया।